गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं, प्रांतिमान अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। उस दिन हमने अर्थालंकार के कुछ भेदों के बारे में जाना और कुछ भेद हमारे रह गए थे। अब उन्हीं भेदों के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। अब जैसे शुरू करने, बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये क्या एनसीईआरटी पैटर्न से है या मैम ने बस इतना सब क्यों बताया। तो बेटा कहीं ना कहीं ये भी आपके ही पैटर्न से जुड़ा हुआ है, आपके ही सब्जेक्ट का है। बस क्या है, आप इनको पढ़ते नहीं हैं और जब आपको काव्य सौंदर्य लिखाया जाता है और उसमें एक अलंकार आ जाता है, भ्रांतिमान अलंकार आ गया, आप पहचान नहीं पाते हो। विरोधाभास अलंकार आ गया, आपको लिखवा दिया कि अलंकार, आप हमने लिखवा दिया विरोधाभास। अब आप समझ नहीं पाते हो कि वास्तव में विरोधाभास कैसे हो गया, मानवीकरण अलंकार कैसे हो गया, विभावना अलंकार लिखा है, तो क्या ये भी अलंकार होते हैं? आप इनके बारे में केवल सुनते हैं लेकिन आज तक आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके इनके ही बारे में बताएंगे, कहीं ना कहीं ये भी आपके सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जहां बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बड़ी दूर तक सोच विचार कर कोई बात कही जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी चीज का वर्णन करते हैं तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, तो वहां पर आपका हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण से भी आप देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि अब जीवन की है कभी आस न कोय, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होए। कन गुरिया की मुंदरी कंगना होए, यहाँ पर बताया गया है कि कानों की बाली अब तो हाथ का कंगन हो रही है। वास्तव में आप देख रहे हैं कि कन गुरिया की मुंदरी यानी कानों में पहनने वाला आभूषण, कानों में पहनने वाला आभूषण क्या, बाली, वो क्या हो रही है, हाथ का कंगन हो रही है। तो वास्तव में जब आप पहनते हैं, वो पहना जाता है, कान की बाली जो होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन उसे क्या बताया जा रहा है कि अब वो कंगना हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। एक उदाहरण से भी आप और समझ सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण होगा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब अति ही हो रही है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और हनुमान जी ने पूरी लंका ही जला डाली। तो इस तरह होता है, यानी जब किसी चीज का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दे तो वहां पर हो जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आप देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान नाम से ही इसका पता चला है, भ्रांतिमान, भ्रांति मीन्स होता है भ्रम में पड़ जाना। क्या होता है कि भ्रम के कारण समान दिखने वाली, भ्रम के कारण समान दिखने वाली एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान समझ लेना, उससे ही होता है भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना भ्रम के कारण, वो होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार। उदाहरण से देख सकते हैं कि बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊक भ्रम, लियो उठाए उताल। स्पष्टीकरण से ही आप देखिए कि बिल विचार प्रविशन लगे, क्या हुआ कि सर्प ने हाथी की सूंड को बिल समझ लिया और बिल समझ के वो उसी सूंड में घुसने लगा। और ताहूकारी ऊक भ्रम, लियो उठाए उताल, और हाथी को भी भ्रम हो गया कि वो जो काली ऊक थी, यानी वो जो काला सांप पड़ा था, उसे ऊक होने का, गन्ना होने का भ्रम हो गया और उसने उस भ्रम के कारण उसे भी उठा लिया। यानी सांप को जो भ्रम हुआ वो हाथी की सूंड में बिल होने का भ्रम हो गया, और जो ये क्या नाम है हाथी था, उसे सांप को देख करके ऊक का भ्रम हो गया। तो दोनों को क्या हो गया, भ्रम हो गया। इसलिए यहाँ पर भ्रम में पड़ने के कारण यहाँ पर आपका हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। जब स्पष्टीकरण लिखते हैं तो इसी को आप क्लियर करके लिख देते हैं। बेटा जगह बहुत कम है इसलिए हम आपको संक्षेप में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं विरोधाभास अलंकार। अब आप बोलेंगे मैम ये तो हमारे उसमें नहीं था, लेकिन अब अगर आप इनको समझ लेंगे तो जब आप स्पष्टीकरण लिखेंगे या जब कभी आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये अलंकार समझ में आ जाते हैं कि आखिर ये अलंकार क्यों लिखाया गया है। तो 9th हाई स्कूल में काव्य सौंदर्य अभी भी लिखने के लिए आता है।
इंटर में पहले आता था, अब नहीं आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वाइज पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा देखेंगे, केवल समझ लेंगे। लिखा है कि जहां पर दो विरोधी शब्दों का प्रयोग करके, जहां पर दो विरोधी शब्दों का प्रयोग करके कोई बात कही जाए तो वहां पर विरोधाभास अलंकार हो जाता है। नाम से ही आपको पता चला होगा, विरोध, एक दूसरे का क्या हो रहा है, विरोधाभास, विरोध हो रहा है। अब उदाहरण में आप देखेंगे कि जे जन करते हैं नमन, उन्नत होते वे सदा। अब जे जन यानी जो लोग क्या करते हैं, नमन करते हैं। नमन करना यानी झुकते हैं, क्या करते हैं, झुकते हैं। उन्नत होते वे सदा, वे उतने ही ऊपर उठते हैं। जो व्यक्ति जितना ही विनम्र होता है, जितना अधिक झुकता है, वो उतनी ही अधिक उन्नति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दो विरोधी शब्द हो गए, एक तरफ नमन करना अर्थात झुकना, एक तरफ लिखा है उन्नत करना अर्थात उठना। तो ये दोनों ही शब्द क्या हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो इसलिए यहाँ पर जब कभी भी आपको अगर काव्य में पढ़ते समय दोनों अपोजिट वर्ड मिल जाते हैं तो वहां पर आपका विरोधाभास अलंकार हो जाता है। तो कम से कम आप समझ तो पाएंगे कि विरोधाभास अलंकार क्यों लिखवाया गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना यानी जिसमें कोई भाव ना हो, किसी चीज का अभाव हो। अब डिफिनेशन में आप देखेंगे कि जहां पर किसी चीज की कमी होने पर, जहां किसी चीज की कमी होने के बावजूद भी कोई कार्य पूर्ण हो जाए, वहां पर आपका होता है विभावना अलंकार। जैसे कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय बिनु नाना। यानी क्या बताया कि बिनु पद चले, क्या जिसके पैर नहीं है वो चलेगा? तो बताया ही गया कि बिनु पद चले यानी बिना पैर के चलता है। सुनय बिनु काना यानी कान के बिना सुनता है। कर बिनु कर मीन्स होता है हाथ, बिनु मीन्स होता है बिना, कर्म यानी कार्य को, करय बिनु नाना हर प्रकार से वो कार्य करते हुए अपने कठिन जीवन को बिता रहा है, व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अभाव होने के साथ ही कार्य क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, कार्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। नेक्स्ट एक आधुनिकीकरण अलंकार होता है, मानवीयकरण। बहुत से लोग नहीं जानते, केवल समझते हैं कि क्या ये अलंकार होता है, प्रतीक अलंकार होता है, प्रतीक अलंकार होता है, प्रदीप अलंकार होता है। तो हम पढ़ते ही नहीं है तो हम जान भी नहीं पाते हैं। तो लगभग आपको थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे कि आधुनिकीकरण में एक अलंकार है जो हम आपको लिखवाया करते हैं काव्य सौंदर्य में, मानवीयकरण अलंकार। तो मानवीय अलंकार होता कैसे है, इसकी डिफिनेशन होती है कि जहाँ किसी प्राकृतिक, निर्जीव, पशु पक्षी आदि में मानव के गुणों का आरोपण कर दिया जाए, यानी किसी प्राकृतिक यानी निर्जीव वस्तु की तुलना किसी सजीव से कर दी जाए, तो वहां पर आपका हो जाता है मानवीकरण। उसको इस ढंग से निर्जीव वस्तु को पेश किया जाता है, इस ढंग से उसे व्यक्त किया जाता है जैसे लगता है वो सजीव हो, उसे मानव के गुणों के आधार पर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण में आप देखेंगे कि लिखा है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब मेघ माने क्या होता है, तो मेघ माने होता है आपका बादल। तो बादल कैसे बन के आ रहा है, बहुत बन ठन के संवर के आ रहा है। तो बादल है तो बादल तो बन ठन के आएगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति ही बन ठन के सज के संवर के चलता है। तो यहाँ पर इस प्रकृति को, इस निर्जीव को किसके समान बताया गया है, सजीव के समान बताया गया है, मानवीय गुणों के का आरोपण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण और आप देख सकते हैं कि अवसर एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। अवसर एक ही बार दरवाजा खटखटाता है, तो अवसर तो ना कोई व्यक्ति है, लेकिन वो क्या करता है, दरवाजा खटखटाता है। तो यहाँ पर निर्जीव की तुलना कैसे कर दी गई, सजीव से कर दी गई, कंपेयर कर दिया गया, बराबरी कर दी गई। तो जब निर्जीव की तुलना सजीव के समान कर दिया, मानव के गुणों के आधार पर कर दिया जाता है, तो वहां पर होता है मानवीयकरण अलंकार। तो हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही आपको ये सारे अलंकार आपको समझ में आए होंगे और ये कहीं ना कहीं ये आपके सिलेबस से भी जुड़े हुए हैं। एक काम करिएगा, आप सब ये सारे अलंकार अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और ठीक है, थैंक यू।